गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा। भारत के मिसाइल मैन के रूप में विख्यात वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न उसको शिखर तक ले जाने का जो कार्य था वो आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि अगर आप सूर्य की तरह प्रकाशित होना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। अर्थात कामयाबी के अगर शिखर तक आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत की आग में अपने आप को तपाना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करना है तो हमें हार्ड वर्क करना होगा। लेट अस स्टार्ट। Our next topic of power sharing is the story about श्रीलंका। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? श्रीलंका। इससे पहले हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी थी जो किससे रिलेटेड थी? पावर शेयरिंग से क्या थी रिलेटेड थी। ओके। When Sri Lanka became independent, Sri Lanka became independent in 1948 from which rule? From British rule. Like India, Sri Lanka was also a colony of Britishers before 1948 and Sri Lanka got independence in 1948. It is an island nation. It is an island nation. ये एक कैसा है? एक द्वीपीय देश है। Which lies to the south of India. To the south of इंडिया। ये भारत के दक्षिण के अंदर स्थित है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इंडिया से सेपरेट पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा होता है। तो श्रीलंका जो हमारा एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, भारत देश के दक्षिण में स्थित है, 1948 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था। लाइक अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इट हैज ऑल्सो डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पर भी कैसी पॉपुलेशन है प्यारे बच्चों? डाइवर्स पॉपुलेशन है। और यहाँ पर जो डाइवर्स पॉपुलेशन का आधार है वो आपका क्या है? लैंग्वेज है, भाषा, और आपका क्या है? रिलीजन, जो आपका क्या है? धर्म है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। तो दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरह यहाँ पर भी डाइवर्स पॉपुलेशन मिलती है और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है। कितनी है? मोर देन 2 करोड़। ओके। नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। हमने बेल्जियम में भी पढ़ा था कि डच, फ्रेंच और आपके कौन थे? जर्मन थे। अब हम बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका कि श्रीलंका के अंदर जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसका नाम है सिन्हाला स्पीकिंग, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। कितने परसेंट है प्यारे स्टूडेंट? ये है आपके 74%। प्यारे बच्चों, 74% पीपल बिलोंग टू सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी। और इनका जो रिलीजन है वो आपका कौन सा है? बुद्धिस्ट है। कौन सा रिलीजन है? बुद्धिस्ट। ये बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। क्लियर। सेकंड है आपके तमिल्स कितने परसेंट है टोटल बच्चों? 18% है। ठीक है। अब तमिल में भी 2 सब ग्रुप है। एक है आपका श्रीलंकन तमिल जो आपके 13% है। एक है प्यारे बच्चों आपके इंडियन तमिल्स जो आपके कितने परसेंट है? 5% है। ठीक है। और ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और इनका जो रिलीजन है वो कौन कौन सा है? इस्लाम है और दूसरा आपका कौन सा हो गया? हिंदू। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, स्मॉलेस्ट कम्युनिटी इन श्रीलंका, तो आपका है इंडियन तमिल्स। अब आप कहेंगे इंडियन तमिल्स वहाँ क्या करने गए थे? देखिए, इंडियन तमिल्स कौन है? ये माइग्रेटेड आपके लेबरर हैं। ठीक है। जिनको कौन लेकर गए थे? ब्रिटिशर्स एज ए टी प्लांटेशन वर्कर यहाँ से भारत से और कहाँ ले गए थे? श्रीलंका में लेके गए थे। इसलिए इनको क्या कहा गया है? इंडियन तमिल्स कहा गया है।
यहाँ पर 7% आपके कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? क्रिश्चियन, जो दोनों भाषा बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते थे और तमिल भी। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। मेजोरिटी कम्युनिटी आपकी कौन सी है? सिन्हाला, देन तमिल एंड देन क्रिश्चियन। ओके, द मेजर टेंशन was there between the Sinhala community and the Tamils community। जो सबसे मेजर टेंशन थी वो दो कम्युनिटी के बीच में थी, जो आपकी सिन्हाला और तमिल। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए आपके सिन्हालीज जो स्पीकिंग पीपल है वो क्या बना लेते हैं? श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट बना लेते हैं। एंड आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म इट मीन्स कि वो बहुसंख्यकवाद को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद। सबसे पहले तो ये जानिए कि जब श्रीलंका ने इस पॉलिसी को फॉलो किया था उस समय श्रीलंका के अंदर कौन सी गवर्नमेंट थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी, जिसने अपनी कम्युनिटी को डोमिनेट करने के लिए कुछ स्टेप्स क्या किए थे? उठाए थे। श्रीलंका इंडिपेंडेंट इन 1948 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, सिन्हाला कम्युनिटी वांटेड टू डोमिनेट द गवर्नमेंट बाय विर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब सिन्हालीज लोग थे, वो अपनी मेजॉरिटी के बेस पर श्रीलंका के अंदर अपना क्या करना चाहते थे? डोमिनेट स्थापित करना चाहते थे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स। उन्होंने एक श्रृंखला शुरू की जिससे कि मेजोरिटेरियनिज्म कहां पर स्थापित हो गया? श्रीलंका के अंदर क्या हो गया? स्थापित हो गया। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? Which steps were taken by the Sinhalese government to follow the policy of majoritarianism? Which steps were taken by Sinhalese government that became the tension between the Sinhalese people and the Tamils people? So 4 steps were taken. पहला स्टेप क्या था? By the Act of 1956, देखिए बच्चों, Act of 1956, Sinhala declared the national language of श्रीलंका। सबसे पहला स्टेप क्या था? 1956 का एक्ट था जिसके द्वारा सिन्हाला जो भाषा थी उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया और तमिल भाषा को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। सेकंड पॉइंट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन was framed which protect and foster बुद्धिज्म। नया संविधान बनाया गया जो किसकी प्रोटेक्शन करेगा? केवल बौद्ध धर्म की क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। यहां पर भाषा को इग्नोर कर दिया, यहां पर आपके हिंदू और इस्लाम दोनों रिलीजन को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट था गिव प्रायोरिटीज टू सिन्हालीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज। देखिए यूनिवर्सिटीज की बात हो चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, केवल एक कम्युनिटी को क्या किया गया? फायदा दिया गया, जो आपकी सिन्हालीज थी। नेक्स्ट जो स्टेप था प्यारे बच्चों वो क्या था? उसके अंदर तमिलों को नागरिकता देने से ही क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो आपका नेक्स्ट क्या होगा? डिनायल ऑफ सिटीजनशिप टू तमिल्स। तमिलों को नागरिकता देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। देखो प्यारे बच्चों, ये 4 वो स्टेप्स थे जिसके कारण से टेंशन्स क्रिएट हुए। ये वो 4 स्टेप थे जिसके कारण मेजोरिटेरियनिज्म आपका श्रीलंका के अंदर क्या हो गया? स्थापित हो गया। मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है? ए बिलीफ, एक ऐसा विश्वास दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए ये एक ऐसा विश्वास होता है जिसके अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो क्या कहती है? जस्ट वी आर सुपीरियर देन एनी अदर कम्युनिटी इन आवर कंट्री एंड वी आर एबल टू रूल
our country as we want, and by disregarding the needs and the desire and the emotions of the minorities people, that is known as majoritarianism। बहुसंख्यकवाद के अंदर बहुसंख्यक समुदाय अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए देश के ऊपर अपने मनचाहे ढंग से क्या करता है, शासन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। अब ये जितने भी मेजर्स थे, जितने भी स्टेप्स थे, इससे जो तमिल्स लोग थे वो अपने आप को इग्नोर्ड क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे कि हमें तो क्या कर दिया गया, बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। क्योंकि सिनालीज क्या कहते थे कि तमिल्स क्या हैं, आउटसाइडर हैं, तमिल्स पीपल आर आउटसाइडर्स, और ये हमारे रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। Therefore, tension between Sinhalese and Tamil community, श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल। यही कारण था कि श्रीलंका के अंदर क्या कई पार्टीज बनी जो तमिलों के जो इंटरेस्ट थे उनको क्या करने थे, रिप्रेजेंट कर रही थी। ऐसे ही 1980s के अंदर आपका क्या हुआ, देखिए आपकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे, देखो इस टेंशन का रिजल्ट निकला लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। अब हम बात करेंगे, स्टेप्स आपको लर्न कर लेने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो टेंशन क्रिएट हुई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ। उसका रिजल्ट हुआ था सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर। देखो एक लिबरेशन, एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका लीडर कौन था, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। इसका जो फाउंडर था वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम की क्या मांग थी कि देखिए नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर जहां पर तमिलों की संख्या ज्यादा है उसको क्या बना दिया जाए, एक सेपरेट तमिल इलम कंट्री बना दिया जाए, एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए जिसका नाम क्या रखा जाए, तमिल इलम। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, तमिल इलम क्या बना दिया जाए, एक कंट्री बना दिया जाए, ठीक है। अब टेंशंस क्रिएट हो गई किस किस के बीच में, फिर दोबारा से आपके सिन्हालीज जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में वर्सेस आपका क्या हो गया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। बच्चों ये जो सिविल वॉर था ये 26 सालों तक चला, जिसकी बिगिनिंग थी 23 जुलाई 1983 और ये कब खत्म हुआ, 18 मई 2009 को जाकर क्या हुआ, खत्म हुआ, 18 मई 2009। और ये लगभग कितने ईयर्स तक चला, ये सिविल वॉर चला लगभग आपके 26 ईयर्स, जिसके अंदर 70,000 लोगों की क्या हुई बेटा, मृत्यु हुई। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 70,000 people were killed in this civil war between the Sinhalese government forces and the Litte forces। आपके एक महान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने भी IPKF भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और यही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के अंदर जाती है और उनका जो टकराव वो किससे हो जाता है, तमिल लोगों से हो जाता है, जो आपके लिट्टे थे उनसे ही हो जाता है, जिसके कारण से तमिलनाडु के अंदर जब राजीव गांधी जी क्या कर रहे थे, अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय क्या कर दिया गया था, उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था। उसके अंदर किस टेररिस्ट ग्रुप का हाथ था, लिट्टे का क्या था, हाथ था। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सिविल वॉर होता क्या है। देखो बेटा, ए वॉर लाइक सिचुएशन, a warlike situation between the different community inside the boundary of a nation that is known as civil war। Dear students, एक कंट्री बेल्जियम के बारे में पढ़ा, एक कंट्री श्रीलंका के बारे में पढ़ा, पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड है दोनों कंट्री। एक कंट्री में पावर का क्या किया गया, शेयर किया गया, एक में पावर को कंसंट्रेट किया गया, एक जगह पीसफुल सॉल्यूशन हुआ, एक जगह टकराव हुआ, किस रूप में, सिविल वॉर के रूप में। तो इससे हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। हमें दो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स मिली, कौन कौन सी, कि फर्स्ट, अगर हम क्या करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टेबल आवर पॉलिटिकल सिस्टम इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द डाइवर्स पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, एंड टू प्रमोट यूनिटी वी जस्ट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। सो व्हाट आर द लेसन्स which we learn from the
story of the two different nations. The first one, that unity of the country is possible only by respecting the feelings and the interests of different communities and regions. And second is that there should be mutually acceptable arrangements for power sharing. डच और फ्रेंच के बीच में जो समझौता था वहां पर पीसफुल सॉल्यूशन रहा, लेकिन सिन्हाला लोगों ने तमिलों को क्या कर दिया गया था, बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जिसके कारण से वहां पर क्या हुआ था प्यारे बच्चों, सिविल वॉर हुआ था. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, जिसके अंदर पावर कॉन्सेंट्रेशन के कारण 26 सालों तक आपका क्या हुआ, आपका सिविल वॉर चलता रहा, 70,000 लोग मारे गए और फाइनली वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण की डेथ हो गई 18 मई 2009 को, और लिट्टे ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया बिफोर द फोर्सेस ऑफ श्रीलंका, एंड दस द सिविल वॉर केम टू एन एंड इन श्रीलंका. इस तरह गृह युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई. नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई पावर शेयरिंग is desirable. So next topic is why power sharing is desirable. ठीक है, तो दो सेट दिए जाते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, बट मैं आपको बता देता हूं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. सबसे पहले देखो, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है, इट reduces the possibility of conflict. It reduces the possibility of conflicts between diverse community. सबसे पहला कारण कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्योंकि ये क्या कर देती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है. पावर शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखनी है कंट्री के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ये लोकतंत्र की क्या है, एक आत्मा है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो उन सभी लोगों के लिए होते हैं जो लोग बनाए गए नियमों के किसके अंदर आते हैं, ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं. इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, काफी जरूरी है. अब पावर शेयरिंग से रिलेटेड आपके दो रीजन दिए जाते हैं, उन दोनों रीजन को मैं आपके साथ डिटेल में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा. ये नीड्स हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग के दो रीजन. सबसे पहला रीजन है बच्चों प्रूडेंशियल रीजन. कौन सा रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन. और दूसरा है आपका प्यारे बच्चों मोरल रीजन. मोरल रीजन. सबसे पहले बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन्स आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. देखो, जो प्रूडेंशियल रीजन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या हमें मिल सकता है और क्या हम खो सकते हैं. इट मीन्स गेन्स और लॉसेस को पहले से ही क्या कर लिया जाता है, उनका कैलकुलेशन कर लिया जाता है. दीज आर वेरी हेल्पिंग to reduce the possibility of conflict between different social group. Prudential reason are very helpful to reduce conflicts between diverse groups. अलग अलग जो डाइवर्स आपके ग्रुप है उनके बीच में जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है. ये आपका क्या है, प्रूडेंशियल रीजन है. इसका एक एग्जांपल देता हूं, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एससीज एंड एसटीज इन इंडिया. It is
वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम अपने जो एससी और एसटी भाई बहन जो है उनको अगर हम क्या देते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दे देते हैं। एससी के लिए 84 सीट्स है लोकसभा के अंदर रिजर्व, और एसटी के लिए अपनी क्या है 47। अगर हम इन कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे देते हैं तो ये अपना क्या कर सकते हैं, इजीली रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कहां पर, लोकसभा के अंदर। तो ये कौन सा हो गया, प्रूडेंशियल रीजन हो गया। मोरल रीजन की बात करते हैं, नैतिक कारण। ठीक है, पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी के नैतिक कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहले मोरल रीजन आर बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल कंसीडरेशन। तो इनका जो बेस होता है वो क्या होता है, मोरल बेस होता है, मोरल बेस्ड। यहां पर नैतिकता को क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। दीज रीजन्स आर कंसीडरेशन एंड दीज आर द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो आपके मोरल रीजन्स होते हैं ये किसी भी लोकतंत्र की क्या होते हैं, एक बेसिक स्पिरिट, सच्ची क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका इक्वालिटी, जब सबको क्या माना जाता है, बराबर माना जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट। दूसरा एग्जांपल हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेकंड चैप्टर में आएगा। When some powers are taken from central government and state government and given to the local government, that is known as decentralization। शक्ति का विकेंद्रीकरण आपके मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है। सो दीज आर द टू इंपोर्टेंट रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। वन इज द प्रूडेंशियल रीजन एंड वन इज द मोरल रीजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मैंने आपको बताया था, इट इज अ कॉन्सेप्ट इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, बिटवीन द लिंग्विस्टिक एंड द सोशल ग्रुप, दैट इज नोन एज पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इन दिस हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला आपका कौन सा हो गया, लेजिस्लेचर। दूसरा आपका कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा आपका कौन सा हो गया, जुडिशरी। दीज आर द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी दी थी वो मॉन्टेस्क्यू ने दी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर दी थी, और स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 के अंदर आई थी। और उन्होंने यही कहा था कि शक्ति का जो विभाजन होता है वो इन तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए। और इस थ्योरी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला कंट्री कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, टू मेक लॉ। प्यारे बच्चों, कानून बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, कैबिनेट। और कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू एग्जीक्यूट द लॉ। और इसका हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है। जुडिशरी, टू एक्सप्लेन द लॉ, टू एक्सप्लेन द लॉ। और इसका जो वर्क होता है, इसका जो हेड होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो द पावर इज शेयरिंग बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। The first one is legislature, second one is executive, and third one is judiciary system. So it is the first form of power sharing. यहाँ तीनों ही organs सेम लेवल पर क्या करते हैं, काम करते हैं, और एक दूसरे पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए, जुडिशरी इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ आईसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर मान लेते हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो वायलेट कर रहे हैं बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि उसको क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। तो चेक्स एंड बैलेंस का क्या करते हैं, ये काम करते हैं, एक ही लेवल पर रहते हुए ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, या द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका आता है
वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जितनी भी पावर शेयरिंग है, ये कॉन्सेप्ट, इनसे रिलेटेड लॉ जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, रिटर्न है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अब थर्ड हमारा कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट, जो इफेक्टिव हुआ था 1992 के अंदर। दो अमेंडमेंट आए थे, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। दोनों अमेंडमेंट के बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ सेकंड चैप्टर के अंदर, फेडरलिज्म के अंदर। जो सेकंड चैप्टर आएगा फेडरलिज्म में, तब मैं आपके साथ ये करूंगा, डिस्कस करूंगा। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो एंटायर कंट्री के ऊपर क्या करती है, रूल करती है, एंटायर कंट्री, ठीक है। और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 28 स्टेट जो हमारे हैं उनके ऊपर क्या करती है, रूल करती है। 2 यूटी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जिनकी अपनी क्या है, गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट। ओके, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीजन है, पावर का डिवीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीजन है वो हमारी 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, जिसमें एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट हैं। दूसरा आपका स्टेट लिस्ट है, जिसके अंदर 61 सब्जेक्ट हैं। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर 52 सब्जेक्ट हैं। और एक होती है रेसिड्यूरी पावर्स, ठीक है। इन चारों के बारे में सेकंड चैप्टर के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यूनियन लिस्ट पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस, ये सब। स्टेट लिस्ट के अंदर आपके जो रीजनल इंपॉर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट्स है, चाहे वो आपका प्रिजन है, पुलिस है, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, कानून बनाती। कॉन्करेंट लिस्ट पे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, डाइवर्स हो गया, सक्सेसर हो गया, ये सारे किसके पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। और इस पर बोथ गवर्नमेंट हैव राइट टू मेक द लॉज, ओके। बट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द फाइनल लॉ विल इंप्लीमेंट मेक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गिवन सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अब रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। देखिए, जो सब्जेक्ट्स हमारे देश के अंदर, जब हमने देश का संविधान तैयार किया था उस समय मौजूद नहीं थे, उनको हमने अवशिष्ट शक्ति के अंदर रख लिया। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे आपके टेररिज्म है, क्या है, आतंकवाद है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, ये सारे आपके किसके पार्ट है, रेजिड्यूरी पावर्स के हैं। और रेजिड्यूरी पावर्स हमेशा किसके हाथों में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। सो इट इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, vertical form of power sharing, in which the power is divided basically in the 2 levels of government between the central government and the state government. Next form of power sharing आता है that power is shared between the political parties and pressure group. Political parties and pressure group. देखो, political party और प्रेशर। सबसे पहले तो जान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आपकी बीजेपी अभी एनडीए को लीड कर रही है, ठीक है, 2014 से 2021 है ये पार्टी बनी हुई है। दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 2004 से 2014 तक किसका शासन था देश के ऊपर, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको लीड कौन करती है, आईएनसी, और एनडीए को लीड कौन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो इससे पता लग गया कि पावर जो शेयर हो रही है वो डिफरेंट क्या इसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रही है। प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, प्रेशर ग्रुप किसी एक व्यवसाय से संबंधित लोगों का अपना एक क्या होता है, समूह होता है। इट इज an organized group of people which come together to put pressure over the government for make better policies in favor of them. विद्यार्थियों का अपना समूह है, आपके व्यापारियों का अपना एक क्या है, प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है। जो लोग एक ही व्यवसाय से संबंधित होते हैं और राजनीतिक दलों पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि अच्छी पॉलिसीज बनाइए इन फेवर ऑफ अस, हमारे फेवर के अंदर। देखिए, इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप देर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉम्पीट फॉर पावर। हमारे देश के अंदर 750 से ज्यादा राजनीतिक दल है, 8 से ज्यादा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश के अंदर, जो कंपटीशन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन के बाद क्या बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो पावर डज नॉट
रिमेन इन वन हैंड, पावर कभी भी एक हाथ में नहीं रहती, कभी बीजेपी की सरकार बन गई, कभी यूपीए की सरकार बन गई, कभी कोलिजन गवर्नमेंट बन गई। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो 2 and more than 2 पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट दैट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। ये अलायंस है, एनडीए एक अलायंस है, ये बिफोर इलेक्शन बनते हैं और आफ्टर इलेक्शन, जैसे हरियाणा के अंदर अभी एट प्रेजेंट कोलिजन गवर्नमेंट है, बीजेपी प्लस जेजेपी। ये आपकी कौन सी गवर्नमेंट है? क्योंकि इन दोनों ने साथ चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव के परिणाम के बाद जब हरियाणा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला तो दोनों दल एक साथ आकर क्या बनाए, इन्होंने गठजोड़ की सरकार बनाई, और गठजोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोलिजन और अलायंस में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस है कि अलायंस बिफोर इलेक्शन फॉर्म किए जाते हैं, लेकिन कोलिजन गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। तो ये हो गया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, जिसके अंदर आपको कोलिजन के बारे में भी पढ़ना है और अलायंस सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो है बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, आसानी से समझ में आ जाएगा। बेल्जियम में पढ़ा था, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किससे रिलेटेड पावर रखती थी? लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट। ये पावर को शेयर कर दिया बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है। पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग द सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। इन सम कंट्रीज देयर आर सम लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक कैटेगरी बनाई थी SEBC, मंडल कमीशन आया था, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 27% रिजर्वेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ऐसे ही रिजर्वेशन दे रखा है SCs और STs को, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे वो आपके एजुकेशन के अंदर हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो। ये पावर को क्या किया गया है, शेयर किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस between the different social groups in a country. Community government is the best example of this kind of power sharing, that power is shared between the different social group. So dear students, these are the 4 forms of power sharing. First one is the horizontal form of power sharing, legislature, executive and judiciary. Second one is vertical form of power sharing, that is central government and state government by the 3 list and the 1 residuary powers. Between the different political parties and pressure groups, your power is also shared. Like in our country India, in some country they have one party system, bi-party system and multi-party system. हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी, जिसके अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन के अंदर फॉर गेटिंग पावर। ओके, एंड द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग. So students, you have to watch this video. This is your complete chapter number 1 of political science, and read complete chapter by your NCERT textbook. Watch this video, like this video, subscribe Bharat Humanities classes and share this video and my channel more and more. Jai Hind, Jai Bharat.